हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने कॉस्टिंग के बहुत सारा कोर्स कर चुके हैं। अब एक टॉपिक आया है हमारा ओवरहेड कॉस्टिंग। पहले ओवरहेड क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालना, इट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। ये पेन है, मार्कर, मुझे इसका व्यापार करना है, मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, अपना मुनाफा प्रॉफिट जोड़ेंगे इसमें हम, और इसको मार्केट में सेल्स करेंगे। इसकी कॉस्ट में मिनिमाइज रखना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि मार्केट के कंपटीशन में मुझे टिकना है विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑफ गुड्स, ऑफ आपका इसकी क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी। तो अगर मेरी क्वालिटी स्टैंडर्ड है लेकिन कॉस्टिंग मेरी रिड्यूस है, तो ग्राहक मेरे पास में आएंगे, किसी और मैन्युफैक्चरर के पास में वो लोग क्यों जाएंगे? तो हम बात कर रहे थे, हमने कॉस्टिंग पढ़ी। कॉस्टिंग के मैंने कॉस्ट शीट में आपको एलिमेंट्स बताए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। ये हमारा प्राइम कॉस्ट था। मैंने याद कीजिएगा, कॉस्ट शीट आपको बताई थी, एक बार उसको रिवाइज करते हैं तो आपको अंतर समझ में आएगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर है हमारा। हमने कॉस्ट शीट पढ़ी थी, कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट में मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, ये सब मिलके आएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या था? मूल लागत। मूल लागत का मतलब क्या? इस मटेरियल, मतलब इसमें प्लास्टिक लगा है, इंक है आपका, इसमें इसकी ये निब है, इसकी है ना, ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर, इसको बनाने वाला कारीगर, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, इसके ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हुए। अब क्या हुआ इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर? मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया, फोन किया, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ मेरा। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ मेरा। तो कुल मिला के इस प्रोडक्ट को, जो अभी मेरे हाथ में है मार्कर, इसके ऊपर जो मटेरियल लगा, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। इसको बनाने वाला लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और इसके ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ, इसके बिना, इन तीन चीजों के बिना ये प्रोडक्ट बन नहीं सकता था। वो कहलाएगी मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री, अब देखिए ये ओवरहेड वाला नाम यहां पर आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड जो था, इसके बाद में जो निकल के आती थी वो कहलाती थी मेरी वर्क कॉस्ट। ये मैंने कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में आपको बता रखा है, वर्क कॉस्ट, काम करने की लागत। फैक्ट्री में क्या होता है बेसिकली? फैक्ट्री में देखिए, एक तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के साथ में साफ सफाई होगी नहीं होगी? अगर साफ सफाई नहीं होगी तो काम कैसे होगा हमारा? उसकी मेंटेनेंस है। तो फैक्ट्री से संबंधित जितने भी खर्चे थे वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। इसके बाद में हमने कहा, वर्क कॉस्ट के बाद में ऐड किया मैंने ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का मतलब ऑफिस में बैठकर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको सैलरी दे रही हूं मैं, है? टेलीफोन के एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कैरेज है, आपका ऑफिस रेंट है, ऑफिस इंश्योरेंस है। ये सारी चीजें जो मिलके थी हमारी, ऑफिस लाइटिंग है, ये सारी चीजें निकाल के हमारे पास में यहां क्या शब्द आ रहा था ऑफिस ओवरहेड के बाद में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ रहा था? कॉस्ट ऑफ। क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों आ रहा था भाई? माल तो बन गया, लेकिन इस माल का कोई ऑर्डर लेने वाला नहीं है। ऑर्डर भाई, वर्कर तो माल बनाएगा, जो वर्कर है वो तो ये प्रोडक्शन करेगा, लेकिन इस प्रोडक्शन को बेचने के लिए वहां बैठ के, ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंट जो है वो सारी चीजें मेंटेन करेगा कि कितने का माल आया, कितना बना, कितना प्रॉफिट, ये कितना इनकम टैक्स देना है अपन को। दूसरा, मैंने ऑर्डर दिया तो टेलीफोनिक काम हुआ मेरा, तो ऑफिस में जितने भी काम होंगे वो मेरा ऑफिस है। अब एक बात बताओ, मेन वर्कर ये है, काम यहां तक हुआ, लेकिन अगर ये सपोर्टिंग हैंड नहीं हुआ तो क्या ये काम मेरा बन के तैयार हो सकता है? क्या माल बना के रखने से क्या फायदा जब तक माल मार्केट में बिकेगा नहीं मेरा? क्या फायदा? तो ये इसका सपोर्टिंग हैंड है, ऑफिस ओवरहेड। इसके बिना मेरा प्रोडक्शन बेकार है। नेक्स्ट, इसमें ऐड किया मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैंने माल भी बना के तैयार कर लिया,
ग्राहक कहां से आएंगे? एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगी तो मैं मेरे सेल्समैन अलग अलग सिटीज में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में नहीं भेजूंगी तो कहां से आएगा? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन, प्रमोशंस के जो मेरे खर्चे होंगे वो ये सारे आएंगे। तो फाइनली ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। तो ये क्या था अपना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा आ गया। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गई ना, कि अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं जुड़ा तो क्या कहलाएगा वो, है ना, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, और इस कॉस्ट में मैं ऐड करती थी प्रॉफिट, तब जाके हम कहते थे भैया हमारी ये सेल्स हो गई। अगर ये चीज आपको मैंने कहा था ये चीज आ गई तो आधी से ज्यादा कॉस्टिंग तो आपको यूं ही आ जाएगी, और शायद आ भी रही होगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। यहां तक का पार्ट छोड़ दीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट है। मैंने कहा था ओवरहेड, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एट दिस टाइम मैंने आपसे कहा था ऑल ओवरहेड्स क्या होते हैं? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड ओवरहेड। क्योंकि डायरेक्ट शब्द यहां है तो इनडायरेक्ट किसमें आया? ओवरहेड में। ठीक है, तो एक बात कि अब हम इस ओवरहेड वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस ओवरहेड में पढ़ेंगे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक शब्द ये बताने के पीछे मोटो इतना सा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है? जो हमारा डायरेक्टली लगा वो डायरेक्ट, जो इनडायरेक्टली लगा लेकिन लगाना जरूरी है वो इनडायरेक्ट मेरे लिए। ठीक है, देखिए अब हमें ये तो समझ में आ गया ओवरहेड क्या होता है। फिर से बता देती हूँ ओवरहेड क्या होता है। टॉप पे लिख रखा है हमने, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड्स। सभी अप्रत्यक्ष खर्चे मेरे क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स। ऊपरी व्यय कहलाते हैं। व्यय तो हैं लेकिन ऊपर के हैं। ऊपर का मतलब जो मेन था वो तो इसमें लग गया, लेकिन जो अब इसका एडवर्टाइजमेंट करना है, इसका ऑर्डर लेना है, इसका सप्लाई करना है, ये सब क्या है? मेरे दूसरे खर्चे, इसके सपोर्टिव खर्चे है। तो हमारा मेन बात आ गई कि ओवरहेड क्या होता है भैया? कि ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड ओवरहेड। एक बात, तो अब आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओवरहेड्स? ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक कंसेप्ट ही चल रहा है अभी मेरा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी खर्चा है वो 3 प्रकार का है, एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल और एक सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल पहले हम ये समझेंगे तो ओवरहेड वाला चैप्टर हमारे लिए और आसान हो जाएगा। खर्चे 3 प्रकार के होते हैं। आपको तो पता है खर्चा एक ही प्रकार का होता है, पैसा जेब से जा रहा है भैया, लेकिन खर्चे 3 प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या प्रोडक्शन के घटने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूं, अब ये वीडियो एक बार बना, फिक्स खर्चा आया है इसमें, जो जो लगना है फिक्स आ रहा है इसमें, चाहे इसको 2 बच्चे देखें चाहे इसको 2000 देखें, क्या फर्क पड़ा साहब? मेरे कोई फर्क पड़ा? मेरे नहीं पड़ा। वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड। इन द सेंस ऑफ अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मान लीजिए 10,000 इस तरह के मैं मार्कर बना रही हूं, तब भी मेरी लाइटिंग उतनी, क्योंकि प्रोडक्शन इस रूम में हो रहा है तो लाइटिंग का खर्चा उतना ही आना है मेरा। और मान लीजिए कल को मेरे 500 पेन बनाने का ऑर्डर आता है, तब भी कंप्लीट लाइटिंग मेरी आएगी, वो कहलाएगी फिक्स। इसी तरह से इसको बना के मैंने कहीं गोडाउन में रखा, माल तो बाद में बिकेगा ना, पहले एक जगह बना के मैं रखूंगी, उस गोडाउन का रेंट फिक्स है मेरे लिए। तो कुल मिलाकर फिक्स्ड खर्चे के लिए मैंने क्या डेफिनेशन दी साहब? वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने से, मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बढ़ने से और प्रोडक्शन के घटने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आया। समझ में आया फिक्स्ड एक्सपेंडिचर? दूसरा आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ा, जैसे जैसे प्रोडक्शन घटा वैसे वैसे खर्चा भी घटा। जैसे मैंने कहा इस रूम में मैं ये मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूं, तो इस रूम में क्या क्या लगा हुआ है? मशीनें, लाइटिंग, वर्कर्स, ये सारी चीजें लगी हुई है ना मेरे पास में। अब इसमें
अगर आज इसको 10,000 मेरे को ये यूनिट्स बनानी है तो लाइटिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, इधर बैठ के मेरा प्रोडक्शन हो रहा है तो लाइटिंग मेरा क्या हुआ, फिक्स, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मेरे को ये 10 और अगर मान लो ये 500 बनानी है तब भी लाइटिंग पे क्या फर्क होगा, कुछ नहीं, मतलब फिक्स, गॉट इट। अब बात करते हैं वेरिएबल की। 10,000 बनानी है, ज्यादा प्लास्टिक चाहिए, मटेरियल ज्यादा चाहिए, मेरा खर्चा बढ़ा। 500 यूनिट बनानी है, खर्चा घटा, प्लास्टिक कम लग रहा है, खर्चा घटा, इंक कम लग रही, खर्चा घटा, वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल और बताती हूं, 1000 बनानी है तो मशीन ज्यादा काम में आ रही है, मशीन ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस मांग रही है। 500 बनाई, मशीन कम रिपेयर एंड मेंटेनेंस मांग रही है, हाँ या ना, तो ये मेरा क्या कहलाया, वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, जो आधा फिक्स है और आधा वेरिएबल है, वो सेमी वेरिएबल। जैसे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, इस रूम का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो लगेगा, है ना, लेकिन वो तो फिक्स है, चाहे यहाँ 10 लोग आए चाहे यहाँ पर 20 लोग आए, फिक्स है ना, इसको पेंट करवाना ही करवाना पड़ेगा मेरे को, फिक्स। लेकिन वेरिएबल, मशीन ज्यादा काम में आ रही है, ऑयल ज्यादा चाहिए, कम काम में आई, कम काम में आ रहा है। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कौन से होते हैं, जिनका आधा भाग मेरा फिक्स्ड होता है और आधा भाग मेरा वेरिएबल होता है। तो 3 तरह के मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए, एक फिक्स जिसका प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वेरिएबल जिसका प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ता है खर्चा और घटने से घटता है, और सेमी वेरिएबल जो आधा फिक्स होता है और आधा हमारा वेरिएबल होता है। ये हमारा कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूं ओवरहेड वाले चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, तो हमने बात करी नंबर 1, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, तो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड ओवरहेड्स। फिर आपके बात आई ओवरहेड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ये हमारा आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरहेड भी हमारे, हमने कहा 2 प्रकार के हुए, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ओवरहेड का मतलब खर्चा, जो खर्चा करना अनिवार्य है, नेसेसरी है, वो क्या हुआ मेरा नॉर्मल ओवरहेड। भाई मैं प्रोडक्शन कर रही हूं तो खर्चा तो होगा, अब बिना खर्चे के प्रोडक्शन कैसे होगा साहब आपका, तो जो खर्चा कंपलसरी है प्रोडक्शन के लिए करना वो कौन सा हुआ आपका नॉर्मल। जैसे मशीन चल रही है तो डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीन यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो लाइटिंग चल रही है यहाँ पर। लेकिन एक एग्जांपल और इसी से संबंधित देती हूँ, नॉर्मल खर्चा, वीडियो चल रहा है इस समय, इसको चार्जिंग करना पड़ेगा, मुझे अपलोड करने के लिए नेट चाहिए यहाँ पर, तो ये कौन सा हुआ नॉर्मल, नेसेसरी खर्चा है। अननेसेसरी एबनॉर्मल खर्चा क्या हुआ, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं, अनरिक्वायर्ड हैं, वो मेरा क्या हुआ एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल में कैसे आएगा, मशीन टूट गई, चलते चलते अच्छी वाली मशीन टूट गई, ये मार्कर से मैं लिख रही हूं, मार्कर खराब हो गया, अननेसेसरी, मुझे दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा, है ना। या मेरा डेटा स्पीड है थोड़ा डाउन हो गया तो मुझे आज का और रिचार्ज करवाना पड़ा, अननेसेसरी खर्चा। तो हमने क्या लिखा है एबनॉर्मल के लिए, नॉट एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, जो एक्सपेंसेस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा होगा, एक्सपेक्ट नहीं किए थे मैंने। जैसे स्ट्राइक हो गई, मेरा प्रोडक्शन चल रहा था और वो प्रोडक्शन में बीच में मजदूरों ने सब स्ट्राइक कर दी तो उनको मेरे को बोनस वगैरह कुछ देना पड़ा, अनएक्सपेक्टेड। जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे एबनॉर्मल कहलाते हैं। जैसे पावर फेल हो गया, पावर फेलियर हो गया, काम चल रहा था और बिजली बोर्ड से आया भैया पावर फेल हो गया आपका, तो पावर फेलियर आपका अनएक्सपेक्टेड है, स्ट्राइक आपकी अनएक्सपेक्टेड है, मशीन का टूटना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। तो ये हमारे 2 प्रकार के ओवरहेड, नॉर्मल और एबनॉर्मल ओवरहेड्स। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बता तो दिया फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कैसे निकलता है। तो फिक्स तो मैंने कहा मेरे 5,000 रुपए का बिजली का खर्चा आता है, चलिए फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में जो नेट स्पीड है मेरे पास में, वो चाहे मैं ये आपके वीडियो अपलोड करूं ना करूं, 1.5 GB 2 GB डेली का खर्च होना है मेरा फिक्स्ड है।
वेरिएबल ज्यादा लेंथ है वीडियो की तो मुझे और चाहिए, डेटा और चाहिए मुझे, वो वेरिएबल। कम लेंथ है तो कम डेटा में काम चल जाएगा, वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, आधा फिक्स्ड आधा वेरिएबल, कि 1.5 GB तो काम में आ गया, अब मुझे तो और थोड़ा सा और चाहिए था, थोड़ी सी केबी और चाहिए थी मेरे को, तो वो क्या हुआ, सेमी वेरिएबल आपका। तो हमने 3 प्रकार के पढ़ लिए। अब फिक्स तो निकालने की जरूरत नहीं है, पता है फिक्स तो ये है। हमें क्या निकालने की जरूरत है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट और हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि सेमी वेरिएबल हमारे पास में गिवन होगा या हम देखेंगे उसको, ठीक है ना। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया कि हमारा जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है वो प्रोडक्शन के साथ में बढ़ता है और प्रोडक्शन के साथ में घटता है, ठीक है। तो चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट, पहले मैं 1000 यूनिट बना रही थी, अब मैं 10,000 यूनिट बना रही हूं, तो चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट, 1000 में अलग कॉस्टिंग आएगी, 10,000 की अलग कॉस्टिंग आएगी। अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन लेवल, पहले 1000 था अब 10,000 मतलब 9,000, क्लियर। फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास में सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसमें से अगर मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स को हटा दिया, प्रोडक्शन इनटू वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट अगर हटा दिया तो फिक्स्ड बचाना भैया, आपका फिक्स्ड बचाना। अब इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको समझ में आएगा, ओवरहेड्स के हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कहता है आपसे, एक वस्तु की 400 इकाइयां बनाने की ऊपरी व्यय लागत 1600 है ना, यूनिट 400 और इसकी कॉस्ट इसकी 1600, परंतु यदि इस वस्तु की 600 इकाइयां बनाई जाए, 400 की जगह कितनी बनाऊंगी मैं, 600, और इसकी ऊपरी व्यय लागत 2000 रुपए आती है, तो स्थिर एवं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय लागत अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या निकालेंगे, इसने कहा एक तो वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड, ये दोनों मेरे को अलग अलग निकालनी है, ठीक है। हमारा वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट है, 400 के लिए 1600 रुपए लगे, 600 के लिए 2000 लगे, तो चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना, ओवरहेड कॉस्ट 2000 माइनस 1600 मतलब 400 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। अभी कितना प्रोडक्शन है, 600, पहले कितना था 400 मतलब 200, 600 माइनस 400, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2 रुपए पर यूनिट। क्या आया, मेरा वेरिएबल ओवरहेड क्या आया, 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। अब वो कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड बताओ, क्या बोल रहा है वो आपको, फिक्स्ड ओवरहेड बताओ। फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, क्या है इसका, सेमी वेरिएबल ओवरहेड आपका। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड अभी मेरे पास में दे नहीं रखा, देखो ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट में तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, क्योंकि उसने टोटल कॉस्ट बोली है, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, ये कॉस्ट है साहब आपकी। उसने कहीं आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड नहीं बताया तो फिर मैं इस कॉस्ट का ही लूंगी ना। अब अगर मान लो मैंने इसको बेस माना और अगर मैंने इसको बेस माना तो क्या अंतर आएगा, तो पहले मैं किसको बेस मान रही हूं, पहले वाली कंडीशन को, तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना है 1600 माइनस प्रोडक्शन कितना है, तो सेमी वेरिएबल इसको मैंने बेस माना तो इसका प्रोडक्शन कितना है 400, तो 400 इनटू वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितनी आई 2 रुपए, तो क्या आंसर आया 1600 माइनस 800, 800, तो 800 आंसर आया आपका है। हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कितना निकल के आया 800, मतलब इस कॉस्ट में 1600 में से 800 मेरा फिक्स है, 800 मेरा फिक्स है। देखो जरा लॉजिक देखो आप कि इसमें 800 तो फिक्स्ड, तो कितना हुआ मेरा 800, ये क्या निकाला था मैंने पहले नंबर पे, वेरिएबल कितना आया
वेरिएबल कितना आया, कितनी यूनिट्स है, एक यूनिट की कीमत कितनी है, तो 2 यूनिट की कितनी हुई, 400 इंटू 2 800। इसमें सेमी वेरिएबल के लिए उसने कुछ बताया नहीं अपन को, 1600 आ गए अपने। चलिए इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं दूसरी वाली कंडीशन रखूं, 600 वाली पे कंडीशन रखूं मैं आपकी, दूसरी वाली कौन सी कंडीशन रख रही हूं मैं, 600 वाली का, इसका तो फॉर्मूला क्या था, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड इस वाली कंडीशन में कितना है, 2000, मैंने रख दिया 2000। इसका प्रोडक्शन कितना है 600, और सॉरी, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 2000 माइनस 1200, तो ये कितना बचा, 2000 में से 1200 गए, वही 800। क्या निकाल रहे थे हम भैया, फिक्स्ड प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या घटने से फिक्स्ड ओवरहेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हमारे सामने 800 ही लगा है हमारा, तो ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 1000 इकाइयों की उत्पादन लागत इस प्रकार है, प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, इनकी कॉस्टिंग कहता है मटेरियल कितना 8000 रुपए, लेबर कितनी 6000 रुपए, है ना, और ऊपरी व्यय स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों बता रहा है। ऊपरी व्यय मतलब तीसरा ओवरहेड्स कितना 4000। ये अगर मैं प्रोडक्शन 1000 यूनिट का है तब कंपनी 5000 इकाइयां उत्पादित करती है, प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, ठीक है, तथा 20 रुपए प्रति इकाई की दर से विक्रय करती है। सेल्स प्राइस 20 रुपए, 20 रुपी पर यूनिट, ठीक है, और 20,000 रुपए का लाभ अर्जित करती है, प्रॉफिट 20,000 रुपए, प्रॉफिट 20,000 रुपए। स्थिर ऊपरी व्यय की राशि तथा प्रति इकाई परिवर्तनशील ऊपरी व्यय की राशि ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, वही निकालना है मुझे। क्या क्या निकालना है मुझे निकालना है वेरिएबल ओवरहेड, और दूसरा निकालना है मुझे फिक्स्ड ओवरहेड। ये दो चीज निकालने के लिए उसने कहा है मुझे। पहली वाली चीज कैसे निकालते हैं भैया हम, पहली वाली चीज निकालते हैं चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट अपन चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। तो पहले मैं 1000 का तो दे रखा है, मैं 5000 का तो निकालू, मैं कॉस्ट 5000 की तो निकालू। तो मैंने यहां लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑन 5000 यूनिट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूं, मैं बेसिकली क्या कर रही हूं, 1000 यूनिट की तो कॉस्ट है मेरे पास में, 8 और 6 14,000 तो प्राइम कॉस्ट, और उस प्राइम कॉस्ट में 4 जोड़ा 18,000। अच्छा, ये ओवरहेड के लिए उसने ब्रैकेट में क्या कहा है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये क्या है मेरा, ये है मेरा फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है। यहां पर उसने कहा 5000 कर रही हूं, तो पहले इसकी कॉस्ट बताओ। तो सबसे पहले मेरे पास में सेल्स प्राइस गिवन है, तो सेल्स 5000 इंटू 20 रुपए। कितना सेल्स किया मैंने, 1 लाख रुपए का माल, कितना सेल्स किया भाई 1 लाख। इसमें से अगर मैं लेस प्रॉफिट कर दूं
हम वैसे क्या करते हैं, हम ये करते हैं ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो मेरे पास में ये नहीं दे रखा यहां तक पहुंचना है, मैं उल्टी गंगा बहा रही हूं, सेल्स में से प्रॉफिट लेस करूं तो कॉस्ट आ जाएगा। तो प्रॉफिट उसने कहा 20,000 रुपए, तो इसका मतलब 80,000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आई ना, हाँ या ना, 80,000 रुपए टोटल कॉस्ट। अब इस तो जब हमारी टोटल कॉस्ट 80,000 रुपए आई, अगर इस टोटल कॉस्ट में से मान लीजिए मैं प्राइम कॉस्ट लेस करती हूं, मैंने अभी कॉस्ट शीट अपने पढ़ी थी ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के बाद में 3 एलिमेंट होते हैं मेरे ओवरहेड्स के, कौन कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अब मैं क्या करूंगी यहां से, लेस प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का पहला एलिमेंट क्या है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल। भाई मटेरियल जो मैं कर रही हूं, मेरी यूनिट कितनी है, 5,000, इनटू एक यूनिट की कीमत कितनी है मटेरियल की, तो देखो उसने कहा मैंने 1,000 यूनिट बनाई और मटेरियल लगा 8,000 रुपए का, तो एक यूनिट बनाने का मटेरियल कितना, 8 रुपए, 8,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो 8 रुपए एक यूनिट का मटेरियल ना। तो ऐसे ही जब मैं 5,000 यूनिट बनाऊंगी तो इंटू 8, 5 अटे 40,000। समझ में आया लॉजिक। फिर दूसरा है मेरा लेबर, लेबर कितनी पे, 5,000 यूनिट बनाई है मैंने, 5,000 इंटू अगेन 1,000 यूनिट बनाने में मुझे 6,000 रुपए की लेबर लगी, तो एक यूनिट पे बनाने पे 6 रुपए, क्योंकि 6,000 डिवाइडेड बाय 1,000, इसी तरह से तो ये आई 6 रुपए, 5 छक्का 30,000। और तीसरा एलिमेंट क्या है, ओवरहेड, वो तो निकालना ही है मेरे को, तो प्राइम कॉस्ट के तो 2 ही एलिमेंट है। तो 80,000 में से जब मैंने 4 और 30, 40 और 30, 70,000 घटाए, तो 10,000 रुपए क्या बचे मेरे, ओवरहेड्स। 10,000 क्या बचा मेरा, ओवरहेड। अब देखिए जब 1,000 यूनिट बनाई तो 4,000 रुपए की ओवरहेड लगी, जब 5,000 यूनिट बनाई तो 10,000 रुपए की ओवरहेड लगी। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला मुझे, वेरिएबल ओवरहेड बताओ और फिक्स्ड बताओ। वेरिएबल का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट, पहले 4,000 अब 10,000, तो 10,000 माइनस 4,000 चेंज हो रहा है ना, अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन लेवल, पहले प्रोडक्शन 1,000 और अब 5,000, तो 5,000 माइनस 1,000। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आया 1.5 रुपए पर यूनिट। समझ में आया, पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था हमने, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड, अब फिक्स्ड ओवरहेड में मैं दो चीजों को, एक बार मैं बेस इसको मानू 1,000 यूनिट को, और एक बार मैं बेस 5,000 यूनिट को मानूंगी मैं, है ना। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। कितना है मेरे पास में, तो टोटल ओवरहेड है, मुझे नहीं पता इसमें फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, मेरे पास तो टोटल मिला के 4,000 रुपए ओवरहेड है, तो मैंने लिखा 4,000। इसमें से मैं माइनस करूंगी क्या, प्रोडक्शन इंटू वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तो प्रोडक्शन कितना है 1,000 और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितनी है 1.5 रुपए। तो जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगी तो ये आएगा आपका 2,500, क्या आएगा 2,500, क्या आया फिक्स्ड। अब मैंने किसको बेस माना, 5,000 यूनिट को, जब ये तो चेक करेंगे कि फिक्स नॉन वेरिएबल है मेरा। तो फिक्स्ड ओवरहेड में क्या चाहिए, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, कितना है सेमी वेरिएबल ओवरहेड 10,000, तो मैंने लिखा 10,000। प्रोडक्शन कितना है इसका 5,000 और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितनी है, वो तो 1.5 रुपए ही है ना, 1.5 रुपए। जब मैंने इसको कंप्लीट किया तब इसका आंसर आ रहा है वही 2,500, 2,500। ये क्या था फिक्स, देख लो, अगर 4,000 का प्रोडक्शन है, सॉरी 1,000 का प्रोडक्शन है तब भी 2,500 फिक्स्ड ओवरहेड आ रहे हैं, जब 5,000 का ओवरहेड हुआ तब भी मेरे साथ 2,500 ही फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है। तो समझ में आया आपको फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक,
हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा आप, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। क्या होता है बेसिकली, ओवरहेड्स को बंटवारा करने के कुछ अलग अलग आधार होते हैं, बेसिस होते हैं। किसको मैं किस आधार पर बांटूं, ये आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ रहा है। ओवरहेड ऊपरी है और फिर आधार। ऊपर हेडिंग दे रखी है एबिलिटी टू पे मेथड, ठीक है। भवन का किराया, भाई भवन जो है मतलब रेंट, बिल्डिंग का जो मैं रेंट दे रही हूं प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर। कहने का अर्थ इतना है, ऑफिस वालों ने 2 कमरे ले रखे हैं, प्रोडक्शन वालों ने 5 कमरे ले रखे हैं, और स्टोर वाले ने 1 कमरा ले रखा है। अब वो कहता है किराया जो है मैं किससे कितना लूं, तो घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर कि 2 कमरों का आपसे, 5 कमरों का आपसे, 1 कमरे का आपसे। भवन का बीमा व्यय वही प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर। भवन का हास अगेन प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर। भवन की मरम्मत, भाई आप 2 कमरे घेर रखे तो आप 2 का दो मेरे को, आपने 5 घेर रखे तो आप 5 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस दो, आपने 1 का तो 1 का। अग्निशमन उपकरण के व्यय, मेरे को फायर ब्रिगेड वालों ने सुविधा दे रखी है, तो उन्होंने मान लो मेरे को 5 सिलेंडर दिए, तो 5 में मेरे पास तो 3 डिपार्टमेंट है, तो मैंने जिसके पास में 5 कमरे घेर रखे हैं उसको मैंने 3 सिलेंडर दे दिए, जिसने 2 घेर रखे हैं उसको 1, और जिसने 1 घेर रखा है उसको 1। तो वो भी प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर। प्रकाश एवं वातानुकूल, लाइटिंग का खर्चा हम कैसे बांटेंगे। लाइटिंग का खर्चा मान लो मेरे 1 लाख रुपए आ गया, अब 1 लाख में से वेस्ट भी हो रही है लाइटिंग, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा है हमारा, थोड़ा बहुत उसका फिक्स्ड भी होता है हमारा। तो लाइटिंग में मैं कह रही हूँ 5 कमरे वाले से मैं 50% ले लूं, तो घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर भाई एक, अगर मैं इक्वल बंटवारा करूंगी तो 1 वाला होएगा देने के लिए, तो हम क्या करें, जितना जो उपयोग में ले रहा है लाइटिंग, और लाइटिंग कैसे उपयोग में ले रहे हो आप कमरों के हिसाब से, तो उतना आप मेरे को दो। तो प्रत्येक विभाग में प्रयुक्त लाइट पॉइंट के आधार पर यह सूचना न दी गई हो तो क्षेत्रफल के आधार पर, और अगर ये भी नहीं दे रखी हो तो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। अभी इनको एक एक बार आप स्क्रीन पे देखते जाओ, फिर मैं आपको इसको एक बार और एक्सप्लेन करने वाली हूं इसको। मशीनों का हास, मशीनों के कार्य घंटे के आधार पर, भाई मशीन का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो मशीन किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा चल रही है और किसी में कम चल रही है, तो वो क्या कर रहा है, मशीनों के कार्य घंटों के आधार पर अथवा प्रत्येक विभाग में मशीनों में हुए विनियोगों के आधार पर। मशीनों की मरम्मत, जैसे ऊपर वही विभाग द्वारा है ना, जितना हमने भेज रखा है। मशीनों का बीमा, मशीन, अच्छा इंश्योरेंस किसके ऊपर कराऊंगी, जो आपकी मशीन की वैल्यू है उसके ऊपर ही तो इंश्योरेंस करवाऊंगी मैं। तो मशीनों के मूल्य अथवा विनियोजन के आधार पर। मशीनों का ईंधन, तो जितनी मशीनों अथवा ईंधन का विभिन्न विभागों में प्रयोग, कितना फ्यूल डिपार्टमेंट वाइज काम में आ रहा है। मशीन पावर व्यय, मशीन के किलोवाट घंटे अथवा किलोवाट क्षमता के आधार पर। निरीक्षण व्यय, विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। पुस्तकालय कैंटीन, विभिन्न विभागों की भाई पुस्तकालय है या कैंटीन है, उसमें कौन होता है, उनमें कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उसके आधार पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाओ, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम लागत, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैसे बांटते हैं। विभिन्न विभागों में प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर, विभिन्न विभागों में प्रयुक्त प्रत्यक्ष श्रम लागत के आधार पर। कहने का अर्थ है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के आधार पर बांटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के आधार पर बांटते हैं। सामान्य व्यय, जर्नल एक्सपेंडिचर्स, विभिन्न विभागों में प्रयुक्त प्रत्यक्ष श्रम लागत के आधार पर। ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया, ये मेरा है ओवरहेड्स का बंटवारा किस विभाग में किस आधार पर किया जाता है। एक बार बहुत शॉर्टली मैं आपको फिर से समझाना चाहती हूँ, ये मैंने इसलिए आपकी स्क्रीन पे भी दिया था जिससे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और जब क्वेश्चन करो तो आपके सामने ये पेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एलोकेशन ऑफ ओवरहेड किस आधार पे होता है। अब देखो मैं लॉजिकली आपको एक चीज बताती हूँ, रेंट है, रेंट, इसी चीज को मैं लॉजिकली बता रही हूं आपको, रेंट है, रेंट किसका आ रहा है, बिजनेस का, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में मेरे 3 विभाग हैं, 1 2 3 है ना, एक प्रोडक्शन है,
एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसी को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं हम लोग, एक मेरा ऑफिस स्टाफ जहां बैठ रहा है वो है, और एक मेरा जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। मेरे पास में 10 लाख रुपए का रेंट आया, भाई ये रेंट ऑफ बिल्डिंग किसकी? बिजनेस की, बिजनेस का है ये 10 लाख रुपए। मैं 10 लाख किससे लूं? आपसे कितना, आपसे कितना, आपसे कितना? तो जितना एरिया आपने घेरा है उतना आप दे दो। जैसे मान लो आपने 50% घेर रखा है और आपने 25 आपने घेर रखा है। कितना रेंट बताया मैंने? 1 लाख। 1 लाख का 50,000 तो आप दे दो, 25,000 आप दे दो, 25,000 आप दे दो। ये लॉजिक सही है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड बांटने का लॉजिक सही है। ऐसी भवन का बीमा व्यय, मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, रेंट को काटो इंश्योरेंस। मेरा इंश्योरेंस मान लो 2 लाख आ रहा है, तो जितना आपने घेर रखा है उतना इंश्योरेंस आप दो यार, जितना आपने घेर रखा है इतना आप दो, जितना आपने घेर रखा है। तो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस। तीसरा मैंने कहा डेप्रिसिएशन। मेरे को इस बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस मांग रही है, डेप्रिशिएट हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर में मान लो मेरे 5 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। 5 लाख कौन से विभाग से कितना लूं? जितना आपने एरिया घेर रखा है उतना आप दो, जितना आपने घेर रखा है, जितना आपने घेर रखा है। तो ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन। रिपेयर वही वाली बात है कि डेप्रिसिएशन रिपेयर वही है ना। मेरे को फायर ब्रिगेड वालों ने सुविधा दे रखी है फायर ब्रिगेड के लिए, है ना, अग्निशमन की। तो वो कहते हैं कि हम तो आपसे मैडम 50,000 रुपए मंथली लेंगे, या पूरे साल भर का मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा। 5 लाख किस कौन से डिपार्टमेंट से कितना लूं? जितना एरिया आपने घेर रखा है उतना उतना दे दो। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? मशीन पे। मशीन जितना काम ज्यादा करेगी तो यहां ज्यादा आएगा। भाई मशीनें तो यहां पर भी होती है ना, यहाँ कौन सी मशीनें होती हैं? कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो इनका डेप्रिसिएशन भी, इनका भी। अब भैया सबसे ज्यादा तो ये देगा ना डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या बोला डेप्रिसिएशन के लिए? मशीन के कार्य घंटों के आधार पर, ठीक है। फिर हमने कहा इनकी रिपेयर, तो वही मशीन के कार्य घंटे के आधार पे। फिर हमने कहा इनका बीमा। अच्छा, मशीनों का बीमा, तो बीमा एक बार बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो करोड़ों की मशीनें आती है, नहीं कंप्यूटर कितने का आता है बेचारा? तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन के आधार पर है, इनका जो मैं इंश्योरेंस करवाऊंगी वो कॉस्ट ऑफ मशीन के आधार पर करवाऊंगी। ईंधन, ईंधन मशीनों का ईंधन विभिन्न विभागों, आपने कितना, आपने कितना, आपने कितना कर रखा है। ये तो हो गया हमारा ये। अब जैसे कैंटीन हुआ, लाइब्रेरी हुआ, यहाँ पर कैंटीन लाइब्रेरी में क्या मशीनें होती हैं? नहीं, मनुष्य बैठता है, व्यक्ति बैठता है। तो नंबर ऑफ पर्संस के आधार पर हम लोग इनका बंटवारा करेंगे। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनडायरेक्ट, कोई भी चीज है, चाहे लेबर हो चाहे मटेरियल हो, उसको डायरेक्ट के आधार पर बांटेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के आधार पर बांटेंगे, आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया था ये चीज, ठीक है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, अभी एक क्वेश्चन आएगा, समझ में आएगा हमारे को। लास्ट वाला पॉइंट है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको देखिए, इसके आधार पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है एक कंपनी के लागत लेखों से निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। रेंट 2000, मेंटेनेंस 1200, डेप्रिसिएशन 900, लाइटिंग 200, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 1000, इनडायरेक्ट वेजेस 300, इंश्योरेंस ऑफ मशीन 1800, सुपरविजन 3000, ठीक है। फिर क्या कहता है वो? अच्छा ये क्या था? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की लाइटिंग का खर्चा है, एक कंपनी के इंश्योरेंस का खर्चा है, एक कंपनी के मेंटेनेंस का खर्चा, लाइटिंग के खर्चा, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक का, मतलब कंपनी इन द सेंस बिजनेस का खर्चा बता रहा है वो। अब वो कह रहा है कि मेरे पास है पर्टिकुलर और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कितने हैं? एबीसीडी 4। कितने डिपार्टमेंट है? 4। 4 में से कह रहा है फ्लोर स्पेस, ए ने 150 घेर रखा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया ये, बी ने 110, सी ने 90 और डी ने 50, ठीक है, समझ में आया। नंबर ऑफ वर्कर, ए डिपार्टमेंट में 24 है, बी में 16, सी में 12, डी में 8। डायरेक्ट वेजेस, ए में 8000, बी में 6000, सी में 4000 का डायरेक्ट वेजेस और इसमें डी में 2000 का। कॉस्ट ऑफ मशीन, ए में 24,000 की मशीन, फिर 18 की, फिर 12 की, 6 की। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स 15, 9, 6। कह क्या रहा है करने के लिए?
विभिन्न विभागों में ऊपरी व्यय के आवंटन को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण पत्र बनाइए। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाना है शोइंग, क्या शो करना है मेरे को, एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट, कि वेरियस डिपार्टमेंट में इनका बंटवारा कैसे किया जाए। तो एक हम लोग बनाते हैं, देखिएगा, क्या क्या कॉलम बनने चाहिए। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये हमें बस एक्सप्लेन करना आ जाना चाहिए, आपकी भी एग्जामिनेशन कॉपी में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कह रहे कुछ तो मेरे पास में आइटम्स थे, मतलब खर्चे थे, आइटम, कुछ तो आइटम्स थे, फिर उन आइटम्स का को बंटवारा करने के लिए बेस क्या था, तो हमने लिखा बेस, बेस ऑफ एलोकेशन, है ना, बेस ऑफ एलोकेशन, बेस ऑफ एलोकेशन। फिर खर्चा कितना था, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, और फिर डिपार्टमेंट कितने थे मेरे, ए बी सी डी, डिपार्टमेंट ए बी सी और डी, ये 4 डिपार्टमेंट्स थे। समझ में आया परफॉर्मा, ये कोई परफॉर्मा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस मुझे एग्जामिनर को समझाना आना चाहिए। क्योंकि उसने क्या कहा था, क्या करना है आपको, एक स्टेटमेंट बनाना है, किस चीज का, जो खर्चे हैं उनका एलोकेशन का। तो आइटम पता होगा तभी तो मैं उनका बंटवारा करूंगी, अमाउंट पता होगा तभी तो बंटवारा करूंगी, और बेस पता होगा तभी तो मैं उनका बंटवारा करूंगी। तो हमने यहां लिखा ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं हम उसको दोबारा। सबसे पहले था रेंट, पहला नंबर रेंट, रेंट कितना था 2000, तो मैंने लिख दिया रेंट के आगे 2000, पहले एक बार उतार लेते हैं। फिर उसने कहा मेंटेनेंस दूसरे नंबर पे, मेंटेनेंस कितना था 1200। फिर उसने कहा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था 900। फिर उसने कहा लाइटिंग, लाइट कितनी थी 200। फिर उसने कहा इंश्योरेंस ऑफ असेट, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, सॉरी, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये कितनी थी 1000। फिर उसने कहा इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस वो कितनी थी 300। फिर उसने कहा इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन कितनी थी 1800। और फिर उसने कहा सुपरविजन, 8वां सुपरविजन है ना, सुपरविजन कितना था 3000। क्या किया हमने, आइटम्स लिखे, उनके एक्सपेंसेस लिखे। अब इनको हमें बंटवारा करना है, तो पहले मेरे को बेस पता होना चाहिए। बेस के लिए देखो इसने एक टेबल बताई थी, फ्लोर स्पेस, बेस के लिए इसने क्या बताया, फ्लोर स्पेस। अब एक बात बताओ, फिर इसने बोला नंबर ऑफ वर्कर, फिर इसने बोला डायरेक्ट वेजेस, फिर उसने कॉस्ट ऑफ मशीन, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, तो एक बात बताइए, रेंट को इन 4 में से, मैं 5 में से किस में बांटू, फ्लोर स्पेस पे बांटना वाजिब है। क्या नंबर ऑफ वर्कर्स पे रेंट बढ़ सकता है, नहीं। क्या डायरेक्ट वेजेस पे, नहीं। क्या कॉस्ट ऑफ मशीन पे, नहीं। क्या स्टॉक ऑफ गुड्स पे, नहीं। तो इसका मतलब रेंट को मैं किस पे बांटूंगी, फ्लोर स्पेस पे बांटेंगे। फ्लोर, फ्लोर स्पेस पे बांटेंगे, समझ में आया, है ना। दूसरा आइटम था मेरा मेंटेनेंस। अब एक बात बताओ, मेंटेनेंस किस चीज की है, उसने ना तो बिल्डिंग बोला ना मशीन बोला। मेरे पास में बंटवारा करने के लिए क्या क्या, क्योंकि इन्हीं में से बांटना है बस मेरे को, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लाना। तो क्या मेंटेनेंस को मैं फ्लोर स्पेस पे बांटू, क्या नंबर ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ वर्कर पे मेंटेनेंस बटेगा, नहीं बटेगा। डायरेक्ट वेजेस पे बटेगा, नहीं बटेगा। कॉस्ट ऑफ मशीन पे बटेगा,
बटेगा, क्योंकि मेंटेनेंस उसने कब का, ये बिल्डिंग की है। आमतौर पे हमारे दिमाग में क्या आता है, मेंटेनेंस मशीन का, है ना। अच्छा, अगर बिल्डिंग का भी होता ना तो बिल्डिंग कॉस्ट गिवन होता फिर वो मेरे को, है ना। तो ये किस पे बटेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। अच्छा, फिर आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका, बोला तो है नहीं, तो मैं तो अगर प्रोडक्शन हाउस चलाती हूँ तो मशीन ही मानूंगी, तो ये भी कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही बटेगा। सही है ना, सही है। फिर उसने बोला लाइटिंग। अब देखो, लाइट फ्लोर स्पेस पे हो सकती है, हमने थ्योरी में पढ़ा था। नंबर ऑफ वर्कर पे लाइट डिपेंड करती है नहीं। आज इस रूम में 4 लोग बैठे तब भी फुल लाइट, और अगर 40 बैठे होंगे तब भी फुल लाइट, तो वो नहीं है। डायरेक्ट वेजेस पे नहीं है, कॉस्ट ऑफ मशीन पे नहीं है, स्टॉक ऑफ गुड्स पे नहीं है, तो फिर किसके ऊपर है, फ्लोर स्पेस पे, लाइट फ्लोर स्पेस पे है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, क्या बोला उसने, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो इसको काय पे बांटूंगी मैं, फ्लोर स्पेस पे नहीं, नंबर ऑफ वर्कर पे नहीं, डायरेक्ट वेजेस पे नहीं, कॉस्ट ऑफ मशीन पे नहीं, स्टॉक ऑफ गुड्स पे। क्या है शब्द, इंश्योरेंस किसका करवा रही हूं मैं, स्टॉक का, तो स्टॉक के ऊपर बांटूंगी, स्टॉक वैल्यू पे ऊपर, गुड्स पे, स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू पे बांटा मैंने इसको, ठीक है ना। फिर उसने कहा इनडायरेक्ट वेजेस को किस पे बांटूंगी, हमने पढ़ा था, बड़ा मैंने जोर डाल के बोला था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट पे बांटेंगे। तो इनडायरेक्ट को, क्योंकि डायरेक्ट देखो गिवन भी है आपको क्वेश्चन में, तीसरे नंबर पे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, तो मशीन की कॉस्ट गिवन होगी जरूर से, हाँ कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन पे बांटेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ मशीन। और सुपरविजन किसका कर रही हूं, वर्कर का, तो नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखो हमने कितने काम कर लिए, आइटम लिख लिए, उनके एक्सपेंडिचर, और अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने उसका बेस लिख लिया। अब मैं इसको बांटना आपको सिखाती हूं। सबसे पहले मैंने कहा रेंट को बांटना है, रेंट कितना है 2000, मैं एक बार रफ में यहां करके दिखा रही हूं आपको, रेंट कितना है, पहले नंबर पे 2000, 2000 का जो फ्लोर स्पेस मेरे को क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 150, 110, 90 और 50, है ना। टोटल कितना होता है इसका, 150, 110, कितना होता है टोटल बताओ, 400, इसका टोटल होता है 400, है ना। अब कैसे बांटेंगे, टोटल खर्चा कितना था, अच्छा मैंने यहां पर ABCD नहीं लिखा, डिपार्टमेंट A, B, C और D, हाँ जी, मुझे 2000 को A डिपार्टमेंट में बांटना है, तो A का हिस्सा कितना है, उसने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है, 150, तो 150 बट्टा 400 कितना आया, 750, 750। B का, ये A का था, अब B का देखते हैं, खर्चा तो टोटल 2000 है ना, 2000 इंटू B का कितना है 110, तो 110 बटा 400 550। सी का खर्चा तो टोटल कितना है 2000 में से सी का हिस्सा कितना है, तो 2000 इंटू सी का हिस्सा कितना है 90, तो 90 बटा 400, 450, है ना। और अब डी का टोटल खर्चा 2000 इंटू डी का हिस्सा कितना है 50 बटा टोटल में से, टोटल कितना है भाई, इसने 400 में से 150 क्षेत्रफल, 110, 90 और 5, तो हम इसमें से इसका हिस्सा निकालेंगे, तो 50 बटा 400, इसका आया 250, सही है ना। ये बस यहां लिख देना है मेरे को, 750, 550, 450 और 250, समझ में आ गया। कई स्टूडेंट होते हैं मैडम इसको कैसे बांटा, भैया रेशो है, और कैसे बांटा हमने, ठीक है। चलिए मेंटेनेंस को बांटते हैं, मेंटेनेंस को किस में बांटना है, कॉस्ट ऑफ मशीन। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मशीन का हिस्सा कितना है देखिए, 24,000 अनुपात 18,000 अनुपात 12,000 अनुपात 6,000, सही है ना कॉस्ट ऑफ मशीन।
रेशो निकाल रहे हैं हम, एक तरह से छोटा कर लो, 3 0 3 0 3 0 3 0, और छोटा हो सकता है 2 3 6, 2 6 12, है ना, और 2 9 18, और ये 12, और छोटा हो सकता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, इससे छोटा नहीं हो सकता भैया। तो 4 और 4 8 और 2 10, टोटल कितना हुआ 10, है ना। टोटल कितना है मेंटेनेंस का खर्चा 1200, तो ए 1200 इंटू ए डिपार्टमेंट का 4, किसमें से 10 में से, तो 4/10, तो ये आया आपका 480, है ना। ऐसे ही बी का 1200 इंटू बी का हिस्सा कितना है 3, तो 3/10, तो ये आया आपका 360। सी का 1200 इंटू सी का हिस्सा कितना है 2/10, और डी का कितना है 1200 इंटू 1/10, क्योंकि इसका 1 है, तो ये आएगा 240 और ये आएगा 120, सही है ना। लिख देते हैं भैया 480, 360, 240 और 120, राइट। तो इस तरह से बांटना है डेप्रिसिएशन बच्चों को, क्योंकि ये भी चीजें नहीं समझ आती, बटा कैसे भैया आपने, ऐसे बांटा, रेशो है ये कुल मिला के मेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को भी वही मैंने जबरदस्ती मिटाया, अभी भी तो कॉस्ट ऑफ मशीन अपन ने किया था 4 3 2 1, अभी अपन ने निकाला था कॉस्ट ऑफ मशीन का 4, और ये भी मेरे को इसी पे बांटना है, 4 3 2 1 इज इक्वल टू 10, है ना। हाँ जी, तो टोटल कितना है 900, तो A इज इक्वल टू 900, तो टोटल खर्चा जो मेरे को बंटवारा है किस अनुपात में, 4 और टोटल 10, तो 4/10, तो ये आया आपका 360। फिर B का 900 इंटू बी का कितना है 3/10, तो ये 270। फिर C का 900 इंटू 2/10, 180, और डी का 900 इंटू 1/10, 90, सही है ना। हाँ जी, बांट दीजिएगा 360, 270, 180 और 90, ठीक है। फिर आते हैं लाइटिंग के ऊपर। हाँ जी, लाइट किसके ऊपर बांटना है मेरे को, फ्लोर स्पेस, मैंने फ्लोर स्पेस अभी पहले निकाला था, लिखा है ना लाइट फ्लोर स्पेस, और फ्लोर स्पेस में पहले निकाल चुकी हूं, 150, 110, 90 और 50। आप इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो, कैसे, एक एक जीरो हटा दो, ये हटा दिया हटा दिया हटा दिया, तो 15:11:9:5, तो टोटल कितना होता है 40। हाँ जी, लाइट बांट रहे हैं, कितना है 200, तो ए का 200 इंटू 15, तो ये ए का, और टोटल 40, 15/40। ऐसे ही बी का 200 इंटू 11/40, सी का 200 इंटू 9/40, और डी का 200 इंटू 5/40, तो ये आना चाहिए आपका, लाइटिंग है ना, 75 55 75 55 45 और 25, सही है क्या, 75 55 45 और 25, वेरी गुड। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, हाँ जी, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक को कैसे बांटना है, स्टॉक वैल्यू, तो क्वेश्चन में देखिएगा स्टॉक वैल्यू आपको गिवन है 15,000, 9,000, तो मैं ये 3 जीरो में सबके हटा देती हूँ, चलिए पूरा लिखे देती हूँ, 15,000, 9,000, 6,000 और कुछ भी नहीं, तो छोटा कर लेते हैं इसको, आसान रहता है कैलकुलेशन करने में, 3 0 3 0 3 0, तो 15:9:6, और कुछ थोड़ी है, और छोटा हो सकता है ना, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 पंजे 15, तो 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया 10। कितना बांटना है 1000, ए 1000 इंटू 5/10, ये 5 और ये 10। बी का 1000 इंटू 3/10, 3 ये 10 ये,
और सी का 1000 इंटू 2/10। ठीक है, तो ये क्या बांट रहे थे हम? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक को बांट रहे थे 500, 300, 200। 500, 300, 200। यहां तो कुछ है ही नहीं ना, तो डी में तो जाएगा ही नहीं, तो ये आएगा आपका 500, 300, 200 और डैश, क्योंकि डी में तो उसने बंटवारा ही नहीं किया, उसने काम में ही नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेजेस। तो इनडायरेक्ट वेजेस के लिए क्या लिख रखा है मैंने? तो डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, देखो जरा, 8000, 6000, 4000, 2000। 8000, 6000, 4000 और 2000, सबके 3-3 जीरो हटा दो। फिर दो से भी इसको कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6 और 2 चौकू 8, 4 5 6 7 8 9 10। किसका बांटना है? 300 रुपए। तो 300 इंटू 4/10, ये रहा 4, ये रहा 10। 300 इंटू 3/10, ये रहा 3, ये रहा 10। 300 इंटू 2/10, ये रहा 2, ये रहा 10। और 300 इंटू 1/10, है ना? तो ये आया आपका इनडायरेक्ट वेजेस 120, 90। करके देखिएगा, कैलकुलेटर आप लोगों के एग्जाम में अलाउड होता है हायर एजुकेशन में। तो कॉस्टिंग हमारी हायर एजुकेशन में आती है, स्कूल में नहीं आती है हमारे, है ना? तो कैलकुलेटर आप लोगों के अलाउ होता है, आप इस कैलकुलेशन को करके देखिएगा। हाँ जी, 120, 90, 60 और 30। फिर आया इंश्योरेंस ऑफ मशीन। मैंने मशीन का भी पहले निकाला था, कॉस्ट ऑफ मशीन पे। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ मशीन का मैं पहले निकाल चुकी हूं, फिर भी देख लेते हैं। 24,000, 18,000, 12,000, 6,000। 24,000, 18,000, 12,000 और 6,000। ये आपको बार बार ना निकालने की जरूरत पड़े तो आप लोग वर्किंग नोट में इसको बना लिया करो, इनको बांट लिया करो वर्ग। तो क्या है, बार बार मेरी तरह भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो हम सीख रहे हैं इसलिए निकाल रहे हैं। इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, वही 3 0 3 0 3 0 3 0, सॉरी 6 को क्यों काटा मैंने, 3 0 है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और इधर क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाय 3, 6, 3 6 18, नहीं नहीं 3 से कर रहे हैं ना, हाँ 3 6 18 और ये कितना आएगा, ये नहीं आएगा 3 से, फिर छोटा नहीं करते, छोड़ो, फिर जबरदस्ती कंफ्यूज करने आएगा कि कितना आएगा, 6 से काट दूं डायरेक्ट, है ना? हाँ 6 से काट देते हैं हम लोग। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18 और 6 चौक 24, 4 3 2 1, 4 5 6 7 8 9 10, वही 10 आ गया आपका। कितना बंटवारा करना है? 1800। तो 1800 इंटू 4/10, 1800 इंटू 3/10, 3/10, 1800 इंटू 2/10, 2/10 और 1800 इंटू 1/10, 1/10। इंश्योरेंस ऑफ मशीन 720, 540, 360 और 180, यही आ रहा है। 720, 540, 360 और 180। और लास्ट सुपरविजन, लास्ट हमारा सुपरविजन। सुपरविजन का हमारा बेस क्या है? नंबर ऑफ वर्कर, है ना? नंबर ऑफ वर्कर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 24 16 12 8, 24 16 12 8, 2 चौकू 8 है, 2 छक्का किससे कटेगा? 2 से कटेगा, ये किससे कटेगा? 8, 2 8 16 और 2 एकम 2, और भी कटेगा अभी तो, 2 3 4, 2 6 2 चौका 8, 2 6 12, बस इससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो 6 और 4 10, 10 और 15, कितना का बंटवारा करना है? 3000 का। 3000 इंटू 6/15, 3000 इंटू 4/15। भी कहां से बोल रही हूँ मैं 4/15, ये रहा 4 बी का। 3000 इंटू 3/15 और 15 टोटल है मेरा, और 3000 इंटू 2/15, तो ये निकल के आ रहा है 1200, 800, 600
और 400, सही है क्या, है ना, 1200, 800, 600 और 400, ठीक है। अब हमें इसका टोटल करना है, तो टोटल कीजिएगा कैलकुलेटर से आप लोग। ये आ रहा है 10,400, ये आ रहा है 4,205, ये आ रहा है 2,965, ये आ रहा है 2,135 और ये आ रहा है 1,095। चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हमने ओवरहेड्स का बहुत कुछ देखा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके भी पार्ट्स मेरे को बनाने पड़ेंगे। तो आज आप लोग इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड होपफुली आप लोग इस चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी, कमेंट भी और सब्सक्राइबर भी। थैंक यू सो मच।